Hey guys, welcome back to another video. This is Anushya Agrawal and you're watching channel Unicom. So we are doing chapter number 5 of accountancy module 1. जो CA फाउंडेशन के अकाउंट्स का मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 5 करवाऊंगी मैं आज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। देखो इन्वेंट्री और कंसाइनमेंट मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस दिए गए हैं जो आप वीडियोस की हेल्प से कवर कर सकते हो। नीचे मैं उन सभी वीडियोस के लिंक्स दूंगी ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर पाओ। आज मैं करवाऊंगी आपको डेप्रिसिएशन क्योंकि इसका वीडियो अब तक मैंने नहीं दिया था। बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अराउंड इसमें से आपको 5-10 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कई बार एग्जाम में। बेसिकली आपको जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट हो गया या फिर आपके फाइनल अकाउंट्स हो गए, पार्टनरशिप हो गए, इनमें आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करेंगे चैप्टर। सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में सब लिखेंगे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स दैट आई विल पास सीए फाउंडेशन मई 2022 एग्जाम। ये लिखोगे, अपने आप में एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे कि इस बार आप एग्जाम एनी हाउ क्लियर करने वाले हो। डेप्रिसिएशन शुरू करती हूँ। एक एक चीज़ को अच्छे से समझोगे कि क्या हमें एकदम बेसिक्स पे जाना है, एकदम हमारे बेस को, हमारे जो कहते हैं रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ताकि हमें अच्छे से एक एक चीज़ का लॉजिक पता चले। जैसे मैं डेप्रिसिएशन की अगर बात करती हूँ तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले जानो होता क्या है, क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बोला जाता है इट इज बेसिकली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब एक क्वेश्चन आता है, एसेट मतलब क्या, किसको यहाँ पे एसेट मानेंगे? तो ध्यान से देखना, एसेट मतलब नॉर्मली यहाँ पे क्या हम लेते हैं, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में जैसे आपका आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज ए फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट है। और तो मैं पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल्स समझो। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। आप अगर प्रोडक्शन फील्ड में है तो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन कम्स आपके व्हीकल्स। व्हीकल्स किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में हेल्प करते हैं। देन कम्स फर्नीचर एंड फिक्चर्स, किस में हेल्प करता है? एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो द एसेट यहाँ पे क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल समझिए। अब समझो यहाँ पे एसेट की डेफिनेशन क्या होगी। एसेट मतलब होगा ऑल दी एसेट्स, और ये ऐसे अपने बिजनेस के एसेट्स जो आपको हेल्प करते हैं या तो प्रोडक्शन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर जिनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प लेते हो जिनकी, या फिर जो आप कभी रेंट कर सकते हो, किसी और को रेंट पे दे सकते हो जिससे आपको रेंट इनकम आती है, वो सब एसेट माने जाएंगे इस डेप्रिसिएशन के पर्पज से। ऐसे एसेट जो आपके प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर रेंट करने में हेल्प करते हैं, वो एसेट मेन चीज़ क्या होगी? इट शुड हैव ए लाइफ ऑफ मोर देन 12 months, तब ये लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएंगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म एसेट हो जाएगा। जैसे आपका इन्वेंट्री हो गया, ये क्या होते हैं? डेटर्स हो गया, जो जल्दी टर्न ओवर होता है, मतलब चेंज होता रहता है। आपने इन्वेंट्री रखी, कोई भी नॉर्मल इन्वेंट्री हम मान के रखते हैं कि आपका 1 साल के अंदर बीत जाएगी। जैसे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नॉर्मली 3 months, 4 months या 6 months तक होता है। मैक्सिमम 12 months जो स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज होती हैं वो हो जाता है। तो बेसिकली जो एसेट मोर देन 12 months मतलब 1 साल से ज़्यादा आपके पास रहता है और आपको रिटर्न्स देता है, किसी भी चीज़ में हेल्प करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम उसे मानते हैं डेप्रिसिएशन के पर्पज से यहाँ पे एसेट। और उसी एसेट पे हम क्या लगाते हैं? एक रिडक्शन लगाते हैं एवरी ईयर, रिड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू को, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, एसेट की यहाँ क्या डेफिनेशन होगी ये आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये रिडक्शन किस वजह से हुआ, वाई, जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट हुआ ये किस वजह से हुआ वो हम देखेंगे। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट में भी बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, मतलब आप यूज कर रहे हो, यूज करने की वजह से भी तो एसेट की ये जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, है ना। एसेट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आप उसे बार बार यूज कर रहे हो। देन क्या हो सकता है? ऑब्सोलेंस, मतलब टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो गया। जैसे टाइपराइटर की जगह जब कंप्यूटर आ गया तो टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो गया, तो टाइपराइटर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑब्सोलेंस हो सकता है, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं।
समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर, बिकॉज द एसेट लूजेज इट्स वैल्यू। एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन एटसेट्रा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया डिप्लीशन। ध्यान से सुनना, डिप्लीशन क्या होता है। जैसे मानो माइन की मैं बात करती हूँ, देख लीजिए कोई गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन में मान लीजिए कोई भी गोल्ड माइन है, यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन में मान लीजिए आपको 2 टन गोल्ड मिलेगा, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी मैंने मिली, 2 टन गोल्ड निकल सकता है। अगर आपने उस गोल्ड माइन में से 1 टन गोल्ड निकाल लिया तो बताओ अब उस माइन में कितना गोल्ड बचा? 1 टन गोल्ड बचा। सही बोला मैंने? ठीक है, अब उस पूरी 2 टन गोल्ड माइन की वैल्यू मान लीजिए 2 करोड़ रुपए थी। ठीक है, हाइपोथेटिकली मैंने लिया 2 टन गोल्ड माइन की वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी। अब आपने उसमें से 1 टन गोल्ड निकाल लिया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आपके पास जो एसेट या जो गोल्ड माइन बची है उसमें कितना टन गोल्ड है? सिर्फ 1 टन गोल्ड है। तो बताओ उस माइन की कीमत अभी कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बताते जाओ कितनी कीमत होगी। जब आपने 2 टन गोल्ड माइन की कीमत 2 करोड़ रखी तो 1 टन गोल्ड माइन की कीमत 1 करोड़ हो गई। करेक्ट, बहुत इजी सा लॉजिक है। तो क्या हुआ, आपकी 2 करोड़ की गोल्ड माइन की कीमत 1 करोड़ होगी। तो क्या 1 करोड़ क्या हो गया? उसमें डेप्रिसिएशन हो गया। इसको डेप्रिसिएशन बोल दो, डिप्लीशन बोल दो, जो आपकी मर्जी है वो बोल दो। समझ में आया? ये डिप्लीशन होता है। जैसे स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर जैसे माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस, कोल माइंस, तो इनमें से जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो नेचुरल रिसोर्स तो उस जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जो जितनी वैल्यू उसकी कम होगी वो हम डेप्रिसिएशन के तौर पे, डिप्लीशन के तौर पे उसमें से रिड्यूस करते जाते हैं। समझ में आया? क्वाइट इजी, सिंपल। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब एक मेजर कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि वाई एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। ध्यान देना, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि एक एसेट होता है, उस एसेट की एक कॉस्ट होती है जिस पे आपने उस एसेट को खरीदा। अब एक बार वापस से डिस्कस करते हैं कि इस एसेट जो आपने हुआ, जिस एसेट की हमने बात की जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, उसकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्या होती है? मैं ये मानती हूँ कि अभी तक आप जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो सब पढ़ चुके हो, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना आपको आ गया। वैसे ही हम डेप्रिसिएशन के पर्पज से एसेट की भी कॉस्ट निकालते हैं, या फिर एसेट की नॉर्मली आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। ठीक है, आपके मॉड्यूल में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कॉस्ट में क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, तो वो आप सब लोग पढ़ोगे। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सबको पढ़ना चाहिए, सारे पॉइंट्स एकदम याद हो जाने चाहिए। वो देखो आपके है पेज नंबर 5.6, मेरे पास पुरानी बुक है, पेज नंबर 5.6 में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइज। तो कंप्राइजेस में जो दिए हुए हैं 3, फिर एग्जांपल्स ऑफ विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट, मतलब डायरेक्टली एडेड टू द कॉस्ट, वो आ गए, और विच आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो वाले आ गए। वो सब आप पढ़ना कि क्या कॉस्ट में आएगा, इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कॉस्ट में क्या आया। जैसे एकदम छोटा एग्जांपल देती हूँ, प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी कॉस्ट में क्या लोगे? एक्विजिशन कॉस्ट। जो भी कॉस्ट प्राइस आपने किसी बंदे से, सप्लायर से खरीदा, उसने आपसे 10 लाख रुपए मांगे, तो 10 लाख रुपए तो उसकी कॉस्ट आएगी। उसके अलावा आपने जिसने आपकी डील करवाई उसको कोई ब्रोकरेज दिया, वो भी आया, क्योंकि उसकी वजह से आपने परचेज कर पाए, तो ये कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया, काफ़ी लंबा 1 लाख का खर्चा लगा, मानो कि ट्रांसपोर्टेशन उस जगह से आपने कहीं दूर से खरीदा है, आउट ऑफ इंडिया से खरीदा है, या कहीं से भी, तो वहाँ से आपके पास आपके प्रेमाइजेज में आया, तो उसका 1 लाख रुपये आपका लगा। उसके अलावा आपने अपनी साइट प्रिपरेशन करवाया कि वो प्लांट एंड मशीनरी रखने के लिए आपको प्रॉपरली अपनी साइट तैयार करवानी पड़ी, फैक्ट्री में जगह करवानी पड़ी, उसके लिए कोई आपको प्रिपरेशन करनी पड़ी, तो आया। तो वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन के लिए आपने खर्चा हुआ आपका, आपको एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना पड़ा, वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ा, तो वो सब भी इंक्लूड किया जाएगा कॉस्ट में। उसके बाद आपने जो ट्रेनिंग करवाई है अपने वर्कर्स की कि वो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर पाएँ, तो वो भी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब जब ये तब प्लांट एंड मशीनरी रेडी टू यूज नहीं है, ध्यान दीजिए वर्ड रेडी टू यूज, कि यूज करने के लिए तैयार, अवेलेबल टू फॉर यूज,
यूज करने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे पुट टू यूज नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जब तक आपकी प्लांट एंड मशीनरी रेडी टू यूज या अवेलेबल फॉर यूज नहीं होती तब तक उस पर जो भी खर्चा लगता है वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता है, या फिर मैं बोलूँ उसकी कैपिटलाइज किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? कैपिटलाइज किया जाता है, उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता है। आपने अब तक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, तो मैं वापस से वो चीज़ यहाँ पे लेके आ रही हूँ। जैसे मान लो आपने जो अपने वर्कर्स को ट्रेन किया है कोई नई प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करने के लिए, वो कैपिटलाइज किया जाएगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मान लीजिए आपने कोई भी मशीनरी में रिपेयर करवाया, ध्यान देना रिपेयरिंग करवाई है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि उससे एसेट की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, उसे आप मेंटेन कर रहे हो। मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज करने के लिए जो खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करी, तो एक एसेट है उसकी कुछ कॉस्ट है। आपने मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख रुपए दिया उस एसेट को खरीदने के लिए, और फिर फाइनल बाकी कॉस्ट वगैरह मिला के टोटल उसकी 15 लाख की कॉस्ट हो गई। ठीक है, 15 लाख का खर्चा हो गया। अब ये 15 लाख का खर्चा आपने कहाँ दिखाओगे? एसेट में दिखाओगे। ध्यान से एक एक बात को समझना। एंट्री क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर कोई भी सप्लायर का नाम क्रेडिट पे है तो या जो भी नाम आएगा, कितना? 15 लाख रुपए। क्या हो गया? इसका क्या इंपैक्ट आया? बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट आ जाएगा 15 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख, करेक्ट। और फिर बाकी बैंक चला गया है या फिर क्रेडिटर आ गए, वो डबल साइड एंट्री हो जाएगी, वो आप समझ गए। अब जैसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट साइड में आ गया मेरे 15 लाख रुपए। अब क्या होता है, मानो मैंने इस साल उस एसेट को यूज किया या प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया, तो क्या मैंने इस साल प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया तो उसकी वैल्यू कम हुई? ऑफ कोर्स हुई ना। अब एसेट पहले 15 लाख का था, अगर आपने इस साल यूज कर लिया तो भाई उसका थोड़ा तो वैल्यू में रिडक्शन आया, आगे उसका रिपेयर भी आपको करवाना पड़ेगा, तो इस साल यूज कर लिया तो उस एसेट की थोड़ी वैल्यू कम हो गई। या आपने रिसोर्सेज निकाल लिए हैं कोई नेचुरल रिसोर्स में से, तो डिप्लीट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, आपने आज खरीदा, एक साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी, तो एक क्या हो गया? एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। एक रीजन तो ये है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कि डेप्रिसिएशन करते हैं ताकि एसेट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में शोकेस हो, कि जो एक्चुअल एसेट की वैल्यू, भाई उसी वैल्यू पे एसेट को दिखाओ कि 15 लाख का था, मैंने खरीदा था 15 लाख में, आया जब मैंने खर्चा किया 15 लाख का, लेकिन अब उसका 1 लाख कम हो गया है, तो मैं मेरी एसेट को भी 14 पे ही दिखाऊं, 15 पे क्यों दिखाऊं? एक तो ये रीजन है, इस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ताकि बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा पाए। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन में यूज किया, एक साथ 15 लाख का खर्चा कर दिया, क्या 15 लाख का पूरा फायदा एक साल में मिला? नहीं मिला। तो क्या 15 लाख पूरे के पूरे एक साल के P&L में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? पहली बात तो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या जितना रेवेन्यू में हेल्प किया उतनी ही कॉस्ट को मैच करना है। 15 के 15 लाख का फायदा इसी साल में नहीं मिला कि पूरा का पूरा इसी साल के P&L में डाल दें, इसी साल के प्रॉफिट कम कर दें। इसी साल तो पूरा 15 लाख डाल देंगे तो प्रॉफिट्स एकदम ही कम हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, और अगले साल कोई खर्चा ही नहीं लगेगा, बल्कि प्लांट एंड मशीनरी तो अगले 10-15 साल तक काम आएगी। तब हमने क्या दिमाग लगाया, भाई अगर ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने 15 लाख में खरीदी और मुझे 15 साल तक काम आएगी, तो या तो एक सिंपल फंडा करती हूँ कि हर साल 1-1 लाख रुपए लगा देती हूँ P&L से, कि ये मान लेती हूँ कि हर साल 1-1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी यूज आ रही है। तो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हम क्या करते हैं कि P&L से P&L टू डेप्रिसिएशन, ये P&L से थोड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, एक्सपेंस चार्ज करते हैं P&L से, ताकि हम हमारे रेवेन्यूज के साथ एक्सपेंसेस को मैच कर पाए। समझ में आया? तो इन दो रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन एसेट से चार्ज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट किया, ताकि एसेट अपनी रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू पे बैलेंस शीट में आए। सेकेंडली हमने डेप्रिसिएशन P&L से चार्ज किया ताकि हम रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ मैच कर पाए। यहाँ तक एकदम क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, मैंने इसकी सारी बात आपको बता दी है।
अब आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, आगे चलेंगे। आई होप जितना आपको समझ आता है उतना मैं आगे बताती जाती हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और किस तरह के क्वेश्चंस जानने हैं, तो मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे जो मैं बता रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 5.5 में दिया हुआ है फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार थ्योरी में पूछा जाता है। यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है अभी तक, ध्यान देना एक एक पॉइंट पे। क्या 4 कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने? एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट, कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या एक्सक्लूशंस हैं, क्या इंक्लूशंस हैं, वो आपको सीखना है। देन उसके बाद यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट? जैसे मैंने बोला, अगर ये 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी और ये मुझे 15 साल तक काम आने वाली है, तो 15 साल क्या हो गए यहाँ पे? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका क्या मान लीजिए पापा ने बजाज का स्कूटर खरीदा, मतलब मेरे पापा ने बहुत पहले बजाज का स्कूटर खरीदा था, और बजाज का स्कूटर पापा को अराउंड 10 साल तक काम आया, लेकिन वो स्कूटर अभी भी है। ऑल दो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, काम नहीं आता है, माइलेज पता नहीं कैसा है क्या है, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। तो उसकी लाइफ क्या है? उसकी लाइफ तो 25-30 साल है, लेकिन यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 साल। उसके बाद भले ही वो फिजिकली अवेलेबल है, उस पर मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, लेकिन वो काम का नहीं है। काम का कितना था? 10 साल। तो यूजफुल लाइफ कितनी मानेंगे? 10 साल। तो यहाँ पे भी वी कंसिडर यूजफुल लाइफ, नॉट द फिजिकल लाइफ। देन स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? कि लास्ट में जब ये एसेट अपन छोड़ेंगे 15 साल बाद, अगर मेरी 15 लाख की प्लांट एंड मशीनरी को मैं छोड़ूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं कितने में उसको बेच सकती हूँ। ठीक है, फिर हम ये इसी को यूज़ करके एक डेप्रिसिएबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये वीडियो समझ में आया है तो नीचे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आपको मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हम सीखेंगे SLM, WDV, मशीनरीज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं नेक्स्ट आपको दूंगी जिसमें विल टॉक अबाउट ऑल अदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर। अभी आप क्या करोगे, आपका होमवर्क क्या है? पेज नंबर 5.5 और 5.6 में जो थ्योरी दी है वो कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ोगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये क्लियर होने के बाद हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, दैट विल बी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट दीज वीडियोज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए see you, take care, bye bye.